हेलो एवरीवन, मैं चंदन बरनवाल ऑनलाइन समर वेकेशन कोर्स 2020 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। सर, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला थोड़ा सा हम लोग अलजेब्रा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलस। ठीक है, जिसमें से 3 चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज की 3 ऐसी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको पहले से होगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट्री अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जो कि खासकर आप क्लास 10th में पढ़े हो, उससे पहले तो आपने इसे नहीं देखा होगा। ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पहली बार पढ़े हो, अलजेब्रा तो आप क्लास 7 6 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तीसरी जो चीज है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और जो चौथी चीज है जिसे आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा, दैट इज कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस। ये 4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग फिर आगे के जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो सारी चीजों की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर, ये जो चीजें आप पढ़ा रहे हो मैथ्स का, इसका फिजिक्स में क्या जरूरत है? ठीक है, जैसे ही आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे आपको इन सारी चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, ठीक है। दैट इज कि बिना इसके यूज या इन सारी चीजों को पढ़े हुए आप फिजिक्स अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। खासकर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसे आप कभी भी नहीं सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूले तो सर हम याद भी कर लेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे उसमें इन सारी चीजों का, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री अलजेब्रा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। पता है आप लोगों को पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल में हम लोग, दैट इज पोलिनोमियल होता क्या है, ये किसी भी एक वेरिएबल का फंक्शन होता है ना। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस 2, और इसी तरह दे रखा आगे तक प्लस एक्स, लास्ट में क्या है, कांस्टेंट। दैट इज क्या है, ये कोई फंक्शन है किसका, एक्स का, ठीक है। तो इसमें दैट एक्स क्या है हमारे यहां पर, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। और ए बी सी ये सारे क्या है, ये जो कांस्टेंट्स लगे हुए ये सारे क्या है, ये इन्हें कहा जाता है कोएफिशिएंट। इन्हें क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर ये हमारा पोलिनोमियल जो हमें पढ़ना है वो सारे कैसे पोलिनोमियल्स पढ़ने, रियल पोलिनोमियल्स। तो रियल पोलिनोमियल्स के लिए ये जो ए बी सी डी जो भी सारे कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट रहेंगे वो सब कैसे होने चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। देखिए अब क्या है कि सर ये जो x है, इस पूरे में जो वेरिएबल है वो तो सिर्फ x ही है। क्या ये जरूरी है कि जो आपका फंक्शन है उसमें एक ही वेरिएबल हो? ये कोई जरूरी नहीं है। आपका फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, कैसा सर, एफ एक्स कॉमा वाई, दैट इज कि जो आपका जो पोलिनोमियल लिखा रहेगा उसमें वेरिएबल कौन होंगे, एक्स भी होंगे और वाई भी होंगे। जैसे ए एक्स की पावर एन है ना प्लस बी एक्स, या ऐसे लिख लीजिए बी वाई की पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस 3 इंटू वाई, ठीक है, प्लस ऐसा करके कुछ भी फंक्शन बन सकता है। तो इसमें देखिए तो वेरिएबल एक है या दो, इसमें क्या है, एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स है ना। तो इसमें कितने वेरिएबल है, तो वेरिएबल कहने के लिए एक एक्स है और एक वाई है। ए क्या है, तो यहाँ पे देखिए अब ए बी सी सर कोएफिशिएंट, तो बट किसके कोएफिशिएंट है ना, तो वो हमें स्पेसिफाई करना रहता है कि भाई जो ए है हमारा वो ए क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन टर्म, है ना। ये जो टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई वाई की पावर एन माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर n माइनस 1, तो बता सकते हैं कौन क्या होगा, या ये किसके, ये क्या है, b
b क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर n माइनस 1, है ना। तो ये होता है हमारा पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में ही आप लोगों ने सुना होगा डिग्री। डिग्री क्या होती है, पता है क्या आपको डिग्री? देखिए डिग्री क्या होती है कि जो वेरिएबल है यहां पे, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वो वाली टर्म, है ना, जिसमें ये जो पावर है वो क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। दैट इज, अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहां पे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है ना। तो इसमें वो वेरिएबल जिसका पावर सबसे ज्यादा कौन सा है सर, ये एक्स क्यूब, है ना, और पावर कितना है, तो ये पावर है सर 3, है ना। तो आपका वेरिएबल कौन सा एक्स, इसका पावर कितना, सबसे ज्यादा पावर कौन सा है 3, तो ये जो पावर है हमारा, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू कितना है 3, इसलिए हम लोग बोलेंगे दिस फंक्शन या हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना, ऑफ दिस पोलिनोमियल इस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा जो वेरिएबल है उसका पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई डिग्री कितनी है, तो देखेंगे सबसे वेरिएबल कहां कहां है, यहां पर है, यहां पर है। तो वेरिएबल, इस वेरिएबल का पावर कितना है, इस वेरिएबल का पावर सर 1 है। इस वेरिएबल का पावर कितना है, इस वेरिएबल का पावर सर 2 है। और कई वेरिएबल है नहीं है सर। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा सर 2, ठीक है। तो सर आपने तो बताया ऐसे एग्जांपल्स लिए जिसमें पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक ही है। अगर मैं दो वेरिएबल ले लूं, जैसे मान लो सर कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो ऐसा ना हो करके कुछ ऐसा है, ए एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर अब मुझसे इसमें पूछा जाए कि सर बताइए कि हमारा जो डिग्री है वो डिग्री कितना होगा, या कितने डिग्री का ये हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, कितने डिग्री का पोलिनोमियल है। तो देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है ना। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 और एक वेरिएबल का पावर 1, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड है। जब दो चीजें मल्टीप्लाइड होती हैं, है ना, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर मेरे से यहाँ पे पूछा जाए कि भाई डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे अगर डिग्री निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स को देख, सबसे पहले तो चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की। चेक किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड है। जब मल्टीप्लाइड है तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाइड है, इनके पावर को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो 1 + 1, है ना, इसका पावर कितना हो जाएगा, दैट इज इस टर्म का जो पावर आएगा, वेरिएबल का पावर, वो कितना होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। समझिए बात को कि हमारा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर को देखना है। तो यहाँ पे तो y सिर्फ वेरिएबल था, तो भाई पावर कितना है 1। यहाँ पे क्या वेरिएबल था x का पावर कितना है 1। बट यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल, दोनों क्या है मल्टीप्लाई, पावर 1 और y का पावर 1 दोनों क्या है मल्टीप्लाइड है, तो दोनों के पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2, है ना। अब आगे देखिए, ये तो हो गया, हम लोगों ने पोलिनोमियल देखा, डिग्री देखा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे जो जो हम लोगों की काम की चीजें होंगी, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज जो बेसिक्स होंगे, बहुत ज्यादा हमें इन सब चीजों के बारे में अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वैसे पोलिनोमियल्स जिनका डिग्री क्या हो, जिनका डिग्री 1 हो, जैसे कि ax + b, ax + b = 0। क्या ये फंक्शन है x का, है ना।
साथ ही साथ अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई डिग्री कितना है, तो देखिए इसमें वेरिएबल कहाँ है, एक सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, तो सिर्फ इसी को देखेंगे, इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई सर हमारी 1। मतलब कि ऐसे पोलिनोमियल जिनका डिग्री 1 है वो क्या कहलाएंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन। तो क्या सर हम ay प्लस बी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या सर हम ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, y है, ठीक है, x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो क्या हर एक टर्म में जो मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, 1 है, तो डिग्री हम क्या बोलेंगे, यहां पर भी डिग्री क्या बोलेंगे हम, 1 बोलेंगे। तो ये कैसी इक्वेशन होगी, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि सर a x प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, बताइए क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। अब बोलोगे सर x का पावर 1 है, तो 1 इसका पावर तो 1 है, y का 1 है, या x यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x और y दोनों, तो पावर 1 और y का भी पावर 1। तो अगर मेरे से पूछा जाए हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ 1, बट यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना, दोनों का पावर कितना है, एक का 1 और यहाँ पे भी दैट इज दूसरे का भी 1, तो 1 1 2, तो डिग्री कितना हो गया इस फंक्शन का 2। तो ये हमारा इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। देखिए अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ax स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री बताओ, बता सकते हो आप, देखो आप इसकी डिग्री बता सकते हो, सोचो इस वाले का पावर कितना लिखेंगे, यहां 2 है और यहां पे 1, तो पावर कितना हो जाएगा 3, यहां 5, यहां 2, और यहां पे कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो पावर 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, ये वाली, कितनी है 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो लगता है हमें कि आपको डिग्री समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब अगर मेरे से जैसे ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या कुछ और है, बताइए, है ना। x का पावर 1, y का पावर 1, और कोई वेरिएबल है नहीं है, तो डिग्री कितना 1, तो कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर तो आगे हम लोग देखेंगे ग्राफ वगैरह भी, फिर भी आप लीनियर इक्वेशन की ग्राफ तो पढ़े ही होंगे। अगर मेरे से इसका ग्राफ बनाने को बोले, क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है, देखो मान लेते हैं ये हमको दे रखा है, ये हमारा फंक्शन, ठीक है। देखिए क्या करना है मुझे ग्राफ बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं पता है आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या करें, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सर 2 पॉइंट की। देखिए आप क्या 2 पॉइंट निकाल सकते हो, अगर हम लोग x को 0 पुट कर दे, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y कितना आ जाएगा हमारा -2/3, मतलब -2/3 मतलब y हमारा इधर कहीं आ जाएगा -2/3। और अगर हम लोग क्या करें, y इज इक्वल टू 0 कर दे, तो x कितना आ जाएगा हमारा, देखिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, मतलब x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला दे कि ये जो लाइन बना स्ट्रेट लाइन, यही हमारा क्या होगा, इसका ग्राफ होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। दैट इज ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस हमें क्या दिखाती है, लीनियर इक्वेशंस बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन के बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि अभी आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब खुद ही बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होगी, देखो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होता था वो कुछ ऐसा होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन बन।
अगर ये ऐसा इक्वेशन होता था तो इसकी डिग्री क्या होगी सर? तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और यहाँ की वेरिएबल की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2, मतलब हमारा डिग्री कितना हो गया? 2, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिनकी डिग्री क्या हो? 2 हो, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या निकाला करते हैं? हम लोग रूट्स निकाला करते हैं, है ना, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स। एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? यहां से क्या करो आप, ए को कॉमन ले लो। अगर हम ए को कॉमन, अच्छा एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, कि अगर हमारा ए 0 हो जाए, अगर हमारा ए 0 हो जाए तो क्या होगा? तो क्या ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? तो इक्वेशन क्या बच जाएगा? bx प्लस सी, है ना। ये कैसी इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? कितने पावर की हो गई अब ये इक्वेशन? 1 पावर की हो गई, है ना। दैट इज डिग्री कितना हो गया? 1। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई सर? लीनियर इक्वेशन हो गई। कैसी हो गई? लीनियर इक्वेशन। मतलब कि अगर इसे क्वाड्रेटिक बने रहना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a शुड नेवर बी इक्वल टू 0। तो क्या सर b और c 0 हो सकते? हो सकते। b और c में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, b को 0 कर दूं, तो अगर मैं b को 0 कर देता हूं, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी? 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, b को 0 कर दिया, अगर मैं c को 0 कर दूं तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c को क्या कर दिया हमने? 0। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये भी क्वाड्रेटिक। तो b और c तो 0 हो सकते हैं, लेकिन a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये ऐसे इक्वेशंस क्या होते हैं हमारे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में, दैट इज की x की वैल्यूज के बारे में, ठीक है। देखिए अगर मैं x की वैल्यूज के बारे में बात करूं तो कैसे, एक्चुअली फॉर्मूला तो आपको अभी तक पता होगा। x इज इक्वल टू क्या आता है हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या आपको इसका प्रूफ भी याद है? ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन से a को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहां पे क्या होता है? a नेवर शुड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से a को कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 0 बाय, ये यहां से a कॉमन लिया ना आपने, इस a को क्या किया हमने? इधर लेते आया, ठीक है। ये इस a को यहां लेते आया तो 0 बाई a क्या होगा? 0 होगा, है ना। अगर a हमारा 0 नहीं है तो, है ना, अगर ये 0 होता तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये a हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी 0 बाई समथिंग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और ये देखिए हमने क्या रखा है? नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करते हैं हम लोग? होल स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आप लोगों को, इसे कैपिटल मान लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a बी क्या है यहाँ पे? देखिए 2 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या था? b बाई ए टर्म था ना, तो अगर 2 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी क्या करो आप? 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू, इसे आप मान लो b है ना, ये पूरा एक कैपिटल B, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ने का कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इस टर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है इसका क्या करो आप? यहाँ पे स्क्वायर लिखो, ठीक है। क्या हमने ये एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ा है? अगर एक्स्ट्रा टर्म जोड़ा है तो उसे क्या करें हम? उतना ही घटा दें, तो इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दैट इज कि जितना जोड़ा उतना ही घटाया। प्लस क्या था हमारा? सी बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये यही इक्वेशन है या आपको कुछ अलग लग रहा है? अगर ये टर्म कट जाए, 2 कट जाए, तो क्या यही इक्वेशन बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी सर। ऐसा क्यों किया है हमने? ध्यान से देखें तो क्या अब ये जो फंक्शन बन गई, ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बन गई। देखिए, है ना। अब यहां से क्या आप x को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये क्या करोगे आप? x
प्लस बी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और ये सी ए, इसको थोड़ा उधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये माइनस था तो उधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो था सी बाई उधर जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो नीचे क्या 4a स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना, तो 4a स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम तो वही हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद तो 1 आएगा, तो ऊपर का बी स्क्वायर रह जाएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a एक्स्ट्रा आ गया, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, है ना, रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आएगा, और रूट में आएगा तो रूट की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 2, प्लस और माइनस दोनों ही, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, देखिए 4a स्क्वायर का रूट बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2a, अब 2a को कॉमन ले लीजिए तो x क्या आ गया हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, आ गया ना ये हमारा, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, देखिए एक होगी, तो आप इसके दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स को क्या मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते और दूसरे को बीटा मान लेते, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर है ना हमारा, इसका दो रूट्स हो गए, एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा। तो यहां से देखो अल्फा को आप क्या माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख दो, है ना, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, दूसरा रूट क्या बच गया, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रूट। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, देखिए क्या अल्फा आ गया बीटा आ गया, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी, है ना। अब सोचिए कि अल्फा हमारा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है ना, तभी हमारा अल्फा क्या होगा, रियल हो सकता है। अदरवाइज रूट के अंदर वाली वैल्यूज अगर नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी कहलाती है, दैट इज आयोटा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग आगे दैट इज हम लोग फिजिक्स में तो नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या जानना है कि डी क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो डी है वैल्यू, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी क्या होना चाहिए, फॉर रियल सॉल्यूशंस, है ना, यहां लिख लेना, फॉर रियल सॉल्यूशंस डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। चलिए खैर देखिए ये आ गया आपका। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, तो ये जो अल्फा और बीटा आया, आप अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा, है ना, समेशन ऑफ टू रूट्स, है ना, समेशन ऑफ बोथ रूट्स क्या देता है हमको, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, इसको क्या करो कॉमन ले लो, तो ये प्लस और ये माइनस, अगर दोनों को जोड़ोगे तो प्लस वाला माइनस वाले को काट देगा, तो देखो तो आंसर क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या आपका आ जाएगा, माइनस 2b बाई 2a। आप ऐड करके देख लीजिएगा, यहां से 2 2 कट जाएगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अच्छा अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या a माइनस बी है, ठीक है, या फिर ऐसे सोचिए, यहां से माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या करें हम कॉमन ले लें, यहां से भी माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये b माइनस अंडर रूट दिस हो गया, है ना, अपॉन 2a, और ये माइनस को बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया, b प्लस अंडर रूट दिस बाई 2a, है ना। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी माइनस निकला था, यहां पे भी माइनस निकला था, है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, देखिए यहां से माइनस ऑफ b माइनस अंडर रूट वाला जो टर्म है ना, इसे हम d लिख लेते हैं, है ना, अपॉन 2a इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी माइनस कॉमन आया था, है ना, यहां पे भी माइनस कॉमन आया था, अंदर क्या बच गया था, b प्लस d अपॉन 2a। ध्यान से देखिए, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास,
बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना होगा हमारा, सॉरी ये रूट डी है ना, ये रूट डी होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, तो रूट डी का स्क्वायर है ना, माइनस रूट डी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या होती है, रूट डी स्क्वायर क्या होगा, डी है ना, अपॉन 2a। अब इसे सॉल्व करो, बी स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू बैठा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से देखो ये आंसर कितनी आ जाएगी, सही है ना, 2a यहां पे एक गलती हो गई, 2a क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर, यहां पर भी क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर टर्म कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4ac आ जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा c बाई a, है ना, ये a से a कट गया, 4 से 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा c बाई a। मतलब ध्यान से देखे तो क्या पता चलेगा हमें कि जो दोनों का रूट है वो किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बैठाओगे आप, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी बाई ए एक्स आ जाएगा। अब क्या है, प्लस सी बाई ए, सी बाई ए किसके बराबर आया हमारा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका रूट्स कैसे निकलेगा, वो रूट्स हमारा रियल सॉल्यूशन कब देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, जस्ट एज अ रिवीजन अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस क्या ले ले, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे बताना है कि ऐसा बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दैट इज कि किसका वैल्यूज निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यूज निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b कितना है हमारा, इसको क्या करें, एबीसी के टर्म्स में लिख ले लिख लीजिए सर। तो देखिए अगर मैं इसे एबीसी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है हमारा, सर ये हमारा 3 है, b कितना है हमारा, b सर हमारा 4 है, और c कितना है हमारा -4 है। इन सारे वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। पुट कर लेते एक बार, x इज इक्वल टू, b की जगह 4 बैठा है तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, है ना, -4 इंटू a कितना है जी हमारा, a है हमारा 3 सर, और c कितना है -4 अपॉन 2a, a कितना है जी 3। ठीक है, वैल्यू पुट करो आप, -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, 4 के 12 चौके 48 और 16 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया 64 अपॉन 6, तो आंसर हो जाएगा -4 प्लस माइनस 8 अपॉन 6। ठीक है, तो कितने आंसर, 2 आंसर, -4 प्लस 8 दैट इज 4/6, और एक हो जाएगा -4 माइनस 8 दैट इज -12/6, है ना। तो ये 2 आपके आंसर हो जाएंगे, दैट इज -12/6 कितना हो गया, -2, और 4/6 कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके सॉल्यूशन हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो चीजें आपने पढ़ी है आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है
कि वैसे पोलिनोमियल्स नहीं बोलते, वैसे एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसमें कितने टर्म्स हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स हो, जैसे a प्लस बी, है ना, या फिर x प्लस वाई, या फिर x प्लस 1/y, या फिर 2 प्लस x, है ना, ऐसा कुछ भी फंक्शन, या फिर 3x प्लस 2/y, है ना, ये जितने भी जो चीजें लिखी हुई है, ठीक है, जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स है, हर एक एक्सप्रेशन में क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स है ना, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स हो, या फिर हम उसे क्या करें 2 टर्म्स में ला सके, वैसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग, बायनोमियल एक्सप्रेशन। नाम से ही समझ आ रहा होगा, ठीक है, बायनोमियल मतलब, पोलिनोमियल मतलब कि ढेर सारे आपके टर्म्स हो, ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब कि जिसमें 3 टर्म्स हो, बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा बायनोमियल, a प्लस बी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1/y, ये सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए अब यहां पे हमें क्या याद रखना है, हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी पढ़ना है यहां पर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मुझे a प्लस एक्स का पावर n है, ठीक है, और मुझे इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, दैट इज कि है इसके अच्छा एक और चीज कि ऐसे भी कुछ इक्वेशंस होंगे जहां पर क्या होंगे, वो 3 टर्म्स में लिखे होंगे या 4 टर्म्स में लिखे होंगे, बट उसे आप क्या कर सकते हो, 2 टर्म्स में तोड़ सकते हो। ऐसे भी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे इसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है आपका, ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें है तो सर 3 टर्म, क्या हम इसे बायनोमियल कर सकते हैं, जब हम इसे 2 टर्म्स में चेंज कर देंगे। जैसे क्या हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल सर। तो ये कितने टर्म्स हो गए इस एक्सप्रेशन में, 2 टर्म्स। तो अब ये क्या हो गया, अब सर ये हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो थे तो 3, है ना, बट हमने उसे कितने में कन्वर्ट कर दिया, 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे एक्सप्रेशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सर क्या सब में पावर 1, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका पावर 2, इसका पावर 3, ठीक है, इसका पावर x प्लस 2 का पावर 1/5, ठीक है। ये सारे दैट इज के एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने होने चाहिए, पावर कुछ भी हो, टर्म्स कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए देखिए, बट हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें जो पढ़ना है दैट इज, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई बायनोमियल दिया हुआ है a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, a प्लस एक्स होल की पावर n। अब इसे मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है ये है nc0, ठीक है, a का पावर n x का पावर 0, ठीक है। करना क्या है, इसको ऐसे लिखो, nc0 a का पावर n माइनस 0, ठीक है, और x का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1, सॉरी a का पावर n माइनस 1 x का पावर 1, ठीक है। nc2 बताऊंगा मैं अभी, ऐसे देखना नहीं, ये nc0 क्या लिखा हुआ है अभी बताएंगे, ठीक है। एक nc2 a का पावर n माइनस 2 x का पावर 2, ठीक है। ऐसे ही आगे फंक्शन जाता जाएगा, लास्ट फंक्शन क्या होगा, ये 2 से कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, n cn a का पावर n माइनस n दैट इज 0 और इनटू x का पावर n, ठीक है। देखिए कैसे लिखा है, नजर आ रहा है आपको, यहां क्या a का जो पावर है, ठीक है, a का पावर कहां से स्टार्ट हुआ, n, दैट इज a का जो पावर लिखेंगे वो कौन सा पावर होगा, c के ऊपर जो लिखा हुआ है और c के जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का माइनस। और x का कौन सा पावर लिखेंगे, x का पावर c के जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ वो x का पावर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ nc0 था, nc0 a का पावर n माइनस 0 और x का पावर कौन सा, ऊपर पावर कौन सी वैल्यू बैठाएंगे, जो c के नीचे होगी,
यहाँ क्या NC1 इंटू ए का पावर कौन सा देंगे, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n-1। x का कौन सा पावर देंगे, जो कि c के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे NC2, ए का कौन सा पावर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस n-2। x का कौन सा पावर देंगे, जो c के नीचे में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे तक चलते गए, लास्ट कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसे थोड़ा अच्छे से और लिख ले, तो इसे लिखेंगे NC0, ठीक है, ए की पावर n प्लस NC1 ए की पावर n-1x प्लस, ऐसे आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। ऐसे यहाँ NC2 ए की पावर n-2x स्क्वायर प्लस NCn x की पावर n, ठीक है। देखो ये NC0 क्या है सर, NCR का एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। NCR ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स में जब आप लोग पढ़ोगे तब आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानोगे, बट अभी हमें जितने के काम है उतने ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। NCR को क्या बोलते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पर ये जो n होती है, ठीक है, सॉरी, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पे ये n क्या होती है, n जो होगी हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, ठीक। देखो n भी और r भी, n और r दोनों ही, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ n और r दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे, ठीक। और जो r होगी वो कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती है, r कभी भी हमारी n से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो NCR का ये हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बट सर ये फैक्टोरियल क्या है, ये n फैक्टोरियल क्या है, देखिए 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 का, या इसको ऐसे लिख लीजिए, n का फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे, लास्ट 1 तक जाएंगे, है ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो सर आप बोलोगे 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, ठीक है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो बोलोगे सर 4 4, 4 से 1 कम 3, 3 2 2 1, है ना। 3 का फैक्टोरियल का बात करूं तो ये हो जाएगा सर 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये हो जाएगा 1। और अगर मैं 0 फैक्टर, दैट इज 1 इंटू 1, और मैं 0 फैक्टोरियल की बात करूं तो 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये 0 फैक्टोरियल थोड़ा सा उठा के लिख लो, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि ये 5 था, हाँ, अगर मुझे 4 फैक्टोरियल करना है तो क्या करो आप, 5 वाले में 5 फैक्टोरियल में 5 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल निकालना है, दैट इज 4 से 3 फैक्टोरियल में जाना है, तो क्या करो आप, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर 3 से 2 फैक्टोरियल में जाना है तो क्या करो आप, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से 1 जाना है तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। अगर 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल में जाना है तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1 से। देखिए 1 बाय 1 क्या 1 आएगा, है ना। इसलिए 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा कि भाई एक्चुअली में हमें करना क्या है, ठीक है। देखिए इसे मिटाता हूं थोड़ा सा, अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं, a प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू दिस, और ये जो NC0 है ये सारे टर्म्स, इसको मैं इस टर्म्स में तोड़ना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखिए NC0 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यहाँ पे कितना है, 0 है, तो n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल इंटू a का पावर n, सही है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, दूसरा टर्म लिखेंगे NC1 है ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन NCR, n माइनस r, दैट इज n माइनस, यहाँ पे r कितना है, 1 है, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू
1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा a का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले को देखते हैं अगर तो क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 2, है ना। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ तो लास्ट वाला जो टर्म होगा उसे क्या लिखोगे बताओ तो, एनसीएन को क्या लिखेंगे सर, एनसीएन को लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर है, क्या यही आएगा हमारा, है ना। अगर इसे और थोड़ा तोड़े तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल का कट जाएगा और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी a की पावर n। ये जो n फैक्टोरियल है इसे हम क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान से, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, मतलब आगे वाले जो टर्म है क्या हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल, समझ रहे हो बात को। जैसे ये n फैक्टोरियल है भाई, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, है ना, इंटू डॉट 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 इंटू 1। अगर ध्यान से देखें तो क्या हम इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। n माइनस 1 का फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, है ना, इंटू डॉट डॉट डॉट। देखो तो ये पूरा n माइनस 1 का फैक्टोरियल ये क्या लास्ट में क्या आ जाएगा 1, है ना। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए n इंटू क्या हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे भी क्या आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू a का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1, है ना। देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखेंगे सर n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, है ना। ध्यान से देख, और टर्म क्या आएगी a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 2। देखो n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना। आगे समझ गया ना n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैसे लिख दिया, आगे n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 आता जाता ना, तो यहां से n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख दिया और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया कट गया, ठीक है। प्लस क्या आ जाता, प्लस लास्ट वाला टर्म क्या होता बताइए तो, ये n फैक्टोरियल कट जाता ना, और n माइनस n का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, मतलब लास्ट का टर्म क्या आता है हमारे पास x की पावर n, मतलब पहला टर्म a की पावर n और लास्ट का टर्म x की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन किसका, a प्लस एक्स की पावर n का। इसे थोड़ा और अच्छे से सजा के लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे देखिए, ठीक है। देखिए यहां से आप कहां चले आओ इस जगह पर, ठीक है। देखो क्या लिखोगे a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1, सही है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे n इंटू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन डिवाइड किसे करेंगे 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, है ना। a का पावर क्या लिखेंगे अपॉन, अपॉन कितना फैक्टोरियल, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। और ये क्या हो जाएगा a का पावर, देखो जब ये नीचे था तो ऊपर क्या था n माइनस 2, यहाँ पर जब नीचे क्या था 2 था तो यहाँ n माइनस 2, यहाँ जब नीचे 1 था तो यहाँ n माइनस 1, यहाँ जब 0 फैक्टोरियल है ना तो ऊपर n माइनस 0, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 3, और x का पावर क्या चला जाएगा, यहाँ 2 था यहाँ पे 2 तो x का पावर भी 2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे भी x का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या है x का पावर n, ठीक है। अब देखिए कि सर ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ये वाला, ठीक है,
ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, इसमें ठीक है, इन दिस फॉर्मूला we may take any value of n, दैट इज, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो n था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब फॉर्मूले को प्रूव करना, ठीक है, या जब हमने इसे इस फॉर्म में एनसीआर वाले फॉर्म में लिखा था, एनसीआर वाले फॉर्म में क्या लिखा था, एनसीआर इंटू ए की पावर क्या लिखी थी, ए की पावर n माइनस आर, है ना, इंटू एक्स की पावर आर, है ना, फिर ऐसे करके इसका सम हम लोगों ने किया था, दैट इज समेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमने किया था, उस टाइम पे n क्या था, हमारा नेचुरल नंबर था, r भी हमारा नेचुरल नंबर था, साथ ही साथ n जो था हमारा वो क्या होना चाहिए था, r से छोटा होना चाहिए था, तभी ये पॉसिबल था। बट अब जो हमारे बीच ये जो फॉर्मूला आया, इसमें n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी कहने का मतलब क्या है कि n हमारा 1 2 3 -3 -2 -1/2 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, दैट इज कुछ भी n की वैल्यूज यहां पर अब हो सकती है, इमेजिनरी नहीं, ठीक है, सारे रियल नंबर्स होने चाहिए आपके। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अब मैं क्या करूं, यहां पर a की जगह क्या ले लूं, 1 ले लूं। अगर हम लोग a की जगह क्या करें, 1 ले लें, तो ये जो इक्वेशन है हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 + x की पावर n। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर जो यूज आएगी, दैट इज जो एक्सप्रेशन हमारा यूज में आएगा वो 1 + x की पावर n ही आएगी, ठीक है, इसलिए हम इसे इस तरीके से ले रहे हैं। अब देखिए 1 + x की पावर n, ये टूट करके क्या आएगा, देखिए a जहां जहां है, क्या एक की जगह 1 बैठाएंगे और 1 का पावर कुछ भी होता है तो वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, मतलब क्या हर एक जगह से a हट जाएगा सिंपली, और क्या मल्टीप्लाई होगा, 1, तो a का अब कोई कीमत नहीं रहा, ठीक है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, n × 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू x, है ना, दैट इज अगर अच्छे से लिखे तो अच्छा अभी ऐसे ही रहने देते हैं, n × 1 / 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू x, प्लस सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, n × n-1 इंटू 1, है ना, a वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, और x वाला टर्म x² अपॉन नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 × 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, या इसे फैक्टोरियल के टर्म में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे फैक्टोरियल के ही टर्म में रहने दो। नेक्स्ट वाला टर्म n × n-1 इंटू n-2 इंटू x² की जगह पे आगे क्या आ जाएगा, x³ और नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही जाता जाएगा, कहां तक जाएगा ये x की पावर n तक, ठीक है। अब देखिए कि अब इसे अब आगे अगर हमें इसे सॉल्व करना है, देखिए इसे क्या लिखोगे, 1 प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा nx, नेक्स्ट वाला टर्म n × n-1/2x² प्लस ऐसे ही आगे आता जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा x की पावर n, ठीक है। देखो अगर क्या हो जाए, अगर हमारा जो x है, ठीक है, x क्या हो जाए हमारा, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x हमारा बहुत छोटा हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, देखो इसे आप ये 1 + x की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला टर्म nx हो जाएगा, उसके आगे वाला n × n-1/2 इंटू x², है ना, ऐसे ही आगे जुड़ता जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो x क्या है, 1 के मुकाबले एक तो बहुत छोटा है, ठीक है, ऊपर से अगर आप उसका x स्क्वायर करोगे, दैट इज बहुत छोटे वैल्यू का अगर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या आएगी, क्या बहुत छोटी आएगी। इसके बाद वाला टर्म x³ क्या वो और छोटी, x की पावर 4 वो और छोटी, मतलब कि x के बाद वाले जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कब, जब x क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1 हो। तो 1 + x की पावर n को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 + nx। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, जब भी x हमें दिखे कि 1 से बहुत छोटा है तो सिंपली n को उठा करके क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चल देखो अब अगर मुझे दिया हुआ है
अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर -3, तो यहाँ पे n कितना हो गया सर? n जो हमारा है वो क्या है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, दैट इज एक्सपेंड करना है। तो x n कितना हो गया हमारा? -3 हो गया। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या एनसीआर वाले तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे n क्या होना चाहिए था हमारा? नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये नेगेटिव टर्म है? हाँ सर। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्म हो या फ्रैक्शनल टर्म हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला। बेसिकली हमें याद रखना है इसी वाले फॉर्मूले को, बट जो हमारा मेन यूज होगा ना वो सेकेंड, बहुत अगर बहुत ज्यादा कभी यूज आया तो वो थर्ड टर्म तक आएगा, उससे ज्यादा यूज कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए n इज इक्वल टू, अगर मेरा क्या हो जाए -3, तो 1 प्लस एक्स की पावर -3 को कैसे तोड़ोगे आप? क्या लिखोगे? 1 प्लस एन एक्स दैट इज -3x, है ना, अपॉन कितना? 1 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, है ना, प्लस डॉट 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 डॉट। कहां तक जाएंगे सर? बताइए कहां तक जाओगे? जब भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें कहां तक जाना पड़ता है? इंफिनिटी तक इसका समेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे करके हम लोग इसे तोड़ते हैं, तो इसकी वैल्यूज इतनी आती है। अब मान लीजिए जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि मान लो मुझे दिया हुआ है 101 का पावर 1/2, 101 का पावर 1/2, ये मुझे निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो कैसे निकालोगे? करना क्या है, 101 को क्या हम लिख सकते हैं? 100 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर इसे और अच्छे से देखा जाए तो क्या हम 100 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1/100, है ना, और इस पूरे का पावर कितना था? 1/2, ठीक। अब देखो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर, और ये पावर इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1/100 का पावर 1/2, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये देखो तो 2 कट जाएगा तो क्या ये 10 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया? देखो तो ये वाला जो वैल्यू है क्या वो 1 के सामने बहुत छोटी है? बिल्कुल सर। तो क्या हम 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाए अगर यहाँ पर, और x क्या है हमारा? 1 से बहुत छोटा है, तो क्या ये 1 प्लस nx आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो ये 1 प्लस 1/200 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ तो? 10 इंटू 1 प्लस 1/200 कितना होगा आंसर? डिवाइड करो आप, है ना, 0.005, दैट इज 10 इंटू 1.005, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा? 10.05, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो 1001 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू, ठीक है, आप लोग खुद से करोगे इसे। और देखो क्या हो जाए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, कैसा सर? ये इक्वेशन देखो क्या आप लोग कभी, m0 on 1 minus √1 minus v square upon c square, ठीक है। देखिए देखो, देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो आगे कभी देखोगे, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना लिख करके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे c क्या होता है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लो हमारा v दिया हुआ है, कितना दे रखा है सर? ये जो हमारा v है ये दे रखा है मुझे 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v दिया हुआ है, c दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया, m पूछा गया हमसे m0 के टर्म्स में, m0 के टर्म्स में बताना है, तो कितना होगा? देखो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m को क्या लिख सकते हो? m को लिख सकते हो सर m0 अपॉन √1 माइनस 3 × 10⁷/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कितना आ जाएगा? m0 इंटू √1 माइनस 1/100
आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 7 7 पावर कटेगा तो यहाँ 10 बचेगा नीचे में, 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/100। ठीक है, ध्यान से देखो तो इस रूट को हम लोग क्या पावर में लिख सकते हैं, पावर 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इस पावर को अगर ऊपर ले जाया जाए तो ये क्या m नॉट इंटू 1 माइनस 1/100 का पावर -1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 1/100 का 1 के सामने बहुत छोटा है, हाँ सर। और यहाँ पे जो n है वो कितनी है, -1/2 है। अगर ये बहुत छोटा है तो क्या फिर से 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्म बन गया है ना, जहाँ पे x क्या है 1 से बहुत छोटी है, तो यहाँ पे सिंपली n आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम बोलो सर प्लस की जगह माइनस है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 1/100 लिख सकते हो ना भाई, x क्या हो जाएगा यहाँ -1/100 हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या बोले, ये जो माइनस है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस ऑफ 1/100 लिख सकते हैं ना, तो x यहाँ पे कितना है -1/100 है। ठीक है, तो ये भी 1 से बहुत छोटी है ना भाई। ठीक है, तो देखो तो सिंपली आप क्या करो, m नॉट इंटू 1 माइनस, यहाँ पे माइनस आपको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 इंटू 1/200 दैट इज m नॉट इंटू 1 प्लस 1/200 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/200 की वैल्यू कितनी आएगी 0.005, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, m नॉट इंटू 1 प्लस 0.005 दैट इज इक्वल टू 1.005 m नॉट हो जाएगी। ठीक है, देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल के बाद हमें पढ़ना है, बाइनोमियल के बाद अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं, अलजेब्रा में ही आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, पता है आप लोगों को, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्म है p by q इज इक्वल टू a by b, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, अब क्या करो इसे ऐसे लिख सकते हो, p ऊपर वाले में नीचे वाले टर्म को जोड़ दो और साथ ही साथ नीचे में ऊपर वाले टर्म के साथ नीचे वाले टर्म को माइनस कर दो, इधर जैसा कि है बिल्कुल इस साइड भी करो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। p है, नीचे वाला टर्म को ऊपर जोड़ दिया, साथ ही साथ नीचे में क्या करो, ऊपर वाले टर्म के साथ नीचे वाले टर्म को माइनस करो, जैसा इधर किया वैसा ही इधर भी करो। ठीक है, लाया कैसे जाता है, क्या आपको इसका प्रूफ पता है, क्या करो आप इसे इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, करना क्या है, p by q इज इक्वल टू a by b हमें पता है, दोनों साइड क्या करो आप 1 1 जोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई बी, इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, एक बार क्या करो तुम, p by q इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a by b, दोनों साइड एक बार क्या करो माइनस करो, तो ये क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू a माइनस b बाई बी, इसे इक्वेशन क्या कर लो 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करें हम, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो देखो तो क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर क्या करें हम डिवाइड करें तो देखो क्या आ जाएगा, क्या q को कट जाएगा, बिल्कुल सर, p प्लस क्यू ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा, p माइनस क्यू, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा a प्लस बी, है ना, और b भी कट जाएगा, अपॉन क्या बच जाएगा इधर a माइनस बी। यही है हमारा क्या, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। चलिए इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन हो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे p क्या है x प्लस 1, q क्या है x माइनस 1, a क्या है 5 और b क्या है 1। ठीक है, अगर हम इसमें कॉम्पोनेंटो क्या सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, तो क्या करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 1, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, है ना, और इधर क्या करेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखो तो ये 1 1 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2x, ऊपर क्या आ जाएगा 2x, नीचे x x कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2, और इधर क्या आ जाएगा 6/4, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 और यहाँ 2, दिस इंप्लाइज x कितना आ गया हमारा 3/2। ये होता है हमारा यूज किसका, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा, कैसा सर, x प्लस रूट 5 या x माइनस रूट 5 अपॉन x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसे सॉल्व करना है।
इसे आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। फाइंड एक्स यूजिंग कॉम्पोनेंडो, है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद क्या देखेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, पढ़ा है आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा अभी जस्ट, है ना। एपी भी सुनते होंगे, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? एपी। होता क्या है इसमें कि इसमें हर टर्म जो क्या होता है वो अपने पिछले वाले टर्म से एक फिक्स्ड वैल्यू से क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं 1 2 3 4 5 6 एंड, है ना, सो तो देखिए 2 क्या है? पहले वाले से एक ज्यादा है। 3 क्या है? उसके पिछले वाले से एक ज्यादा है। 4 क्या है? उसके पिछले वाले से एक ज्यादा है। मतलब हर वैल्यूज क्या हो रही है? एक फिक्स्ड, है ना, डिफरेंस से क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, है ना। यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। यहां पे कितना है? वो 1 है ना। उसी तरीके से यहां पे ए से किसको डिनोट किया जाता है? फर्स्ट टर्म को। किसको डिनोट किया जाता है? फर्स्ट टर्म को। वो क्या है यहां पे? 1। मतलब मैं अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि सर पहला टर्म तो ए है, जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस से पिछले वाले टर्म से उतना ज्यादा होगा, है ना। मतलब सेकेंड वाला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। जो थर्ड वाला टर्म होगा वो क्या होगा? वो अपने पिछले वाले से कितना ज्यादा होगा? जितना कॉमन डिफरेंस है उतना ज्यादा होगा। मतलब ए प्लस डी, उसमें क्या जुड़ जाएगा? डी जुड़ जाएगा। तो ये क्या? ए प्लस 2डी आ जाएगा। नेक्स्ट वाला ए प्लस 3डी एंड सो, है ना। ध्यान से देखिए, तो ये ए क्या हो गया? हमारा फर्स्ट टर्म। ए प्लस डी क्या हो गया? सेकेंड टर्म। ए प्लस 2डी क्या हो गया? हमारा थर्ड टर्म। ए प्लस 3डी क्या हो गया? हमारा फोर्थ टर्म, है ना। तो देखिए, जैसे हमसे पूछा गया कि सेकेंड टर्म क्या है, तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस डी, है ना। डी को क्या लिख सकते हो? 2 माइनस 1डी। सेकेंड बोला, सेकेंड मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड बोल रहा है मतलब यहां पे क्या लिखो? 2 माइनस 1डी। थर्ड बोला है मतलब 3 माइनस 1डी। फोर्थ बोला है मतलब 4 माइनस 1डी। फिफ्थ बोलेगा तो यहां पे क्या लिखोगे? ए प्लस 5 माइनस 1, दैट इज ए प्लस 4डी आएगा नेक्स्ट टर्म, है ना। तो nth टर्म क्या लिखोगे आप? nth टर्म लिखोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो nth टर्म हमारा क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा चीज हमें इसमें क्या पढ़ना होता है? एक तो nth टर्म देख लिया, nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें याद रहना चाहिए। दूसरा चीज कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स, ये हमें ज्यादा यूज में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है। दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कि अगर हमसे बोला जाए, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया भाई। अब हमसे बोला जाए कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कैसे निकालोगे? n नेचुरल नंबर मतलब क्या हमसे बोला गया? 1 2, मतलब सम बोला गया, मतलब क्या निकालने बोला गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कहां तक? n तक, है ना। कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? देखिए n तो हमारा n ही है। यहाँ पे a कितना है हमारा? a सर हमारा 1 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस भी सर 1 है। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज समेशन ऑफ n टर्म्स, है ना। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? Sn से। किससे डिनोट करते हैं? Sn से, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? Sn जो हमारा हो जाएगा वो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां से निकालेंगे n/2 इंटू 2, a की जगह क्या बैठा दे? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या बैठा दे? 1। देखिए तो आंसर कितना है? n/2
इंटू अंदर 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज n प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे कि मान लो हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 30 कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, तो बता सकते हो आप। यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल का पूछा गया है। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे n कितना है हमारा 30, तो s 30 कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 15, है ना। और ये कितना आ जाएगा 31 दैट इज 15 इंटू 31, कितना आएगा आंसर 15 के 45 450 प्लस 15 एकम 15 दैट इज कितना हो गया 465। ठीक है, क्या कुछ भी पूछे हमसे 1 प्लस 2 प्लस, या सोचिए ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए। ठीक है, ये आप खुद से करो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 15, है ना, कितना होगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक, चलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी तक, है ना, बट आगे जाकर के आपको ये सारी चीजें पढ़नी, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इन सारी चीजों का बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। दैट इज बहुत छोटी चीजें बता रहा हूं, जितने अपने लिए दैट इज की जितना का हमें यूज चाहिए। ठीक है, उतनी ही चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी में क्या था कि जो हर नेक्स्ट टर्म था वो क्या था, पिछले टर्म से कुछ दैट इज कुछ फिक्स्ड डिफरेंस से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। इसमें क्या होता है, हर एक टर्म क्या होता है अपने पिछले टर्म से कुछ एक फिक्स्ड रेशियो से बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, जो हर एक वैल्यू है वो क्या हो रहा है, पिछले वाले से कुछ एक फिक्स्ड रेशियो से बढ़ रहा है। ये क्या है 4 है, वो पिछले वाले से कितना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। ये 8 पिछले वाले से कितना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। 16 पिछले वाले से कितना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। मतलब ये जो 2 गुना है ना, ये फिक्स्ड रेशियो है आपका। ठीक है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, है ना। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, है ना, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, आर से। यहां पे वो कितनी है 2। क्या करना है, देखो बेसिकली क्या है, जैसे डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है, सेकेंड टर्म को पिछले वाले टर्म से, सॉरी पिछले वाले टर्म को उसके नेक्स्ट वाले टर्म से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इससे क्या निकलता है हमारा डिफरेंस। बट अगर रेशियो निकालना है तो क्या करो, नेक्स्ट वाले टर्म को क्या करो, पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4/2 इज इक्वल टू क्या 8/4 होगा। देखिए नेक्स्ट टर्म को क्या कर रहे हैं, पिछले टर्म से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म को क्या कर रहे हैं, पिछले वाले टर्म से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना। कितना आएगा, क्या हर एक वैल्यू 2 ही आएगी। यही हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, और वही फर्स्ट टर्म हमारा किससे डिनोट करते हैं, ए से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक, मतलब देखिए कि अगर इसका जनरल इक्वेशन लिखा जाए तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सर जो हमारा पहला दैट इज पहला टर्म है वो क्या हो गया ए, तो दूसरा टर्म क्या होगा, उससे r गुना ज्यादा होगा, है ना। मतलब जो दूसरा टर्म है सर उसमें क्या करो आप r को मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म सर जो पिछला वाला टर्म है उसमें उससे r गुना ज्यादा होगा, मतलब ए आर इंटू आर। तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी, क्या ये ए आर स्क्वायर आ जाएगी, है ना, ये क्या आ जाएगी ए आर स्क्वायर। उसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए आर क्यूब, उसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन ए आर की पावर n। ये क्या है हमारा, ये ए आर की पावर n क्या है, कौन सा टर्म है बता सकते हो। देखो ये कौन सा टर्म है सर, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये हमारा सर सेकेंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये सर हमारा थर्ड टर्म है। ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मतलब कि अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो r के पावर में क्या करें 2 - 1। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करें 3 - 1।
फोर्थ निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 1 3 है ना, फिफ्थ निकालना है तो 5 माइनस 1 4 है ना। ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये n प्लस 1 माइनस 1 लिखा हुआ है ना। तो ये कौन सा टर्म है बताओ, तो ये है n प्लस 1th टर्म। ये कौन सा है, n प्लस 1th टर्म। तो सर nth टर्म कौन सा होगा, क्या इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा। nth टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, nth टर्म में क्या लिखोगे, लिखेंगे सर a इंटू आर की पावर, अगर मुझे nth लिखना है ना, तो क्या करेंगे n माइनस 1 है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा nth टर्म, दैट इज फिफ्थ था तो 5 माइनस 1, nth है तो n माइनस 1। तो nth टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इन जीपी दैट इज एसएन, है ना। एसएन का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, इसमें होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जहां पे a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, r क्या है हमारा कॉमन रेशियो है। देखिए अगर क्या हो जाए, अगर r की वैल्यू क्या हो, r की वैल्यू हमारी 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है, दैट इज r ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो, और हमसे पूछा जाए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक, मतलब n हमारा कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। साथ ही साथ r क्या है, 1 से छोटा है, तो सोचिए 1 से छोटी की वैल्यू को आप इनफाइनाइट टाइम्स पावर, दैट इज कि 1 से छोटी वैल्यू को आप क्या करो, इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो, है ना, r की पावर n, ठीक है, r की पावर n क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, और r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी वैल्यू का जब आप पावर बढ़ाते हो तो वो वैल्यू घटती है या बढ़ती है, घटती है, और अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स पावर कर दिए हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बहुत छोटी, नेग्लिजिबल, लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर n इनफाइनाइट हो जाए और r क्या हो, r क्या हो जाए 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है, तो r की पावर n क्या हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा सर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारा आएगा a इंटू 1 माइनस 0 बाय 1 माइनस आर, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर। ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो है सर वो हमारा आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक, दैट इज s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे से पूछा जाए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, ऐसे ही कहां तक चले जाए, इनफाइनाइट तक, तो बताइए समेशन इसका क्या आएगा, ठीक है, इसका समेशन हमसे पूछा गया, क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। s इनफाइनाइट का क्या होता है, यहां पे तो आगे सबसे पहले तो r निकाल लो, r क्या हो जाएगा सर, r हो जाएगा हमारा 1/2, है ना, निकाल सकते हो, r हो गया हमारा 1/2। क्या ये 0 से 1 के बीच में, हाँ सर ये 0 से 1 के बीच में है। साथ ही साथ कितने टर्म्स का पूछा गया, इनफाइनाइट टर्म्स का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाला, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा यहाँ पे a कितना है, a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, a कितनी हो गई 1, तो 1 माइनस 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, दैट इज इस पूरे का सम क्या आएगा हमारा 2 के बराबर आएगा, ठीक। अब देखिए, अब जो भी है अलजेब्रा में लगभग चीजें हम लोग पढ़ चुके जो आगे हमारे यूज में आएंगे, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए आपसे इनफाइनाइट ना पूछ करके 1/16 तक पूछता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते, तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगाते, तब कितने टर्म्स हो जाते, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स हो जाते, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाती, 5 हो जाती, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। बाकी कुछ जो भी चीजें आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसके आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ डीबीक्यू में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कोई टफ क्वेश्चंस होंगे नहीं इस पे बेस्ड, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों को बेसिक्स पढ़नी है इसमें, ठीक है। लगभग क्वेश्चंस हमको लगता है आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसे यहाँ पे इलेबोरेट करके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।